हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपू यादव। डीपी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ। जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, उन सभी साथियों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं विशेष सोचिए हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हिंदी भाषा का विकास एवं राजभाषा, प्रमुख कवि एवं उनके गुरु एवं प्रमुख पत्रिकाएं। तो ये दो चैप्टर आज हम खलास कर देंगे। फिर वर्णमाला, संधि, कारक, समास, लिंग, वचन एवं काल, शब्द भेद, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, और फिर अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी, भिन्नार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अभिकारी शब्द में अव्यय एवं निपात पढ़ना है। वाच्य एवं विराम चिन्ह, वाक्य भेद, सरल, संयुक्त एवं मिश्र वाक्य, उपवाक्य एवं पदबंध, उपसर्ग एवं प्रत्यय, वर्तनी शुद्धि। और फिर पढ़ना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रस, छंद, अलंकार, हिंदी साहित्य एवं पुरस्कार एवं प्रमुख पत्रिकाएं, पत्र लेखन, प्रमुख प्रशासनिक शब्दावलियां और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलो चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ। बात करते हैं व्याकरण क्या है, ये कितने उपसर्गों से मिलकर बना है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण मात्र एक ऐसा शब्द है जो कई उपसर्गों से मिलकर बना है। बी आ धन करण, क्र धन अन, बे आंग, क्र प्लस लोट प्रत्यय से मिलकर बना है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण सब पतंजलि कहाँ से लिया गया है? पतंजलि के महाभाष्य से लिया गया है। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक विधा है जिसमें निम्न अंग हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन था? जेसुआ कैटलर। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन था? जेसुआ कैटलर। अब बात कर लेते हैं व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण क्या है? किसी भाषा को समझने, बोलने के लिए जिन नियमों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों एवं शुद्ध प्रयोगों का विशद ज्ञान कराया जाता है। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई। कहाँ से हुई? सिंधु नदी से। सिंधु नदी। ईरानी लोग सा को हा और धा को दा कहते थे, इसीलिए सा को हा और धा को दा। सिंधु क्या बन गया? हिंदू शब्द बन गया। सिंधु से क्या शब्द बन गया? हिंदू बन गया। हिंदू शब्द पहलवी भाषा के अनुसार क्या नाम पड़ गया? हिंदू शब्द पड़ गया। हिंदू शब्द क्या हो गया? हिंदू। संस्कृत का प्रचलित रूप क्या है हिंदू का? हिंद हो गया। और फारसी भाषा प्रत्यय ई लगाया गया और क्या बन गया? हिंदी। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सिंधु नदी से हुई। कहाँ से हुई? सिंधु नदी से। हिंदी शब्द ईरानियों का दिया हुआ है। किसकी देन है? ईरानियों की देन है। अब बात कर लेते हैं हिंदी भाषा का विकास। विश्व में 3000 भाषाएं प्रचलन में हैं, जिनको 13 भाषा परिवार में वर्गीकृत किया गया है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है? भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? भारोपी परिवार की भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से? एक तो भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी, तिब्बत। अब बात कर लेते हैं भारोपी भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो भारोपी भाषा परिवार में कितनी भाषाएं हैं? 23 भाषाएं हैं।
और भारतीय संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाएं कितनी हैं भारोपीय परिवहन में? 15 भाषाएं हैं। ओके, भारोपीय परिवहन में देख लेते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं। हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, कश्मीरी, संस्कृत, आर्मीनी। ये किस परिवार की भाषाएं हैं? भारोपीय परिवार की भाषाएं। पूछ लेता है राजस्थानी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? तो किस प्रकार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। द्रविड़ में देख लेते हैं, द्रविड़ में कौन कौन सी भाषाएं हैं। द्रविड़ में कितनी भाषाएं हैं? 17 भाषाएं हैं और 8वीं अनुसूची के अनुसार 4 भाषाएं उल्लिखित हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। अष्टक में कितनी भाषाएं हैं? 14 हैं, लेकिन 8वीं अनुसूची के अनुसार 1 भाषाएं हैं, संथाली। और अष्टक में कौन कौन सी भाषाएं हैं? संथाली, मुंडा, खासी। ये अष्टक भाषा परिवार की भाषाएं हैं। चीनी तिब्बती में 66 भाषाएं हैं और 8वीं अनुसूची के अनुसार 2 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो बोडो और मणिपुरी। हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? इस लिस्ट योगात्मक प्रकार की भाषा है। हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? श्लिष्ट योगात्मक प्रकार की भाषाएं हैं। हिंदी भाषा के विकास का क्रम सबसे पहले क्या आई? हिंदी, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट। संस्कृत कब आई? लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी और प्राकृत पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश कब तक रही? 500 से 1000 ईस्वी तक। अवहट्ट 900 से 1100 ईस्वी तक। हिंदी भाषा परिवार की 10 शाखाएं हैं। ध्वनि के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक तो सतम और दूसरा केतुम। सतम में भारत ईरानी भाषाएं, जो संस्कृत का जन्म हुआ। सतम से किसका जन्म हुआ? संस्कृत का। केतुम में कौन कौन सी हैं? ग्रीक, जर्मन, इटैलिक भाषाएं। अब देख लेते हैं संग्रह, इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। भारतीय आर्य भाषाएं, शारदा में पंजाबी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी भाषा। ईरानी में पारस और पश्तो भाषाएं। अब बात कर लेते हैं भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन? एक तो प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा का समय क्या है? लगभग 1500 से 500 ईस्वी तक है। 1500 से 500 ईसा पूर्व। सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई 1500 से 800 ईसा पूर्व। फिर लौकिक संस्कृत 800 से 500 ईस्वी पूर्व। फिर यानी कि प्राचीन आर्य भाषा के बाद मध्यकालीन आर्य भाषा है। मध्यकालीन आर्य भाषा का समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं हैं? एक तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली को प्रथम प्राकृत भाषा कहते हैं। पाली को क्या कहते हैं? प्रथम प्राकृत भाषा। प्रथम प्राकृत भाषा किसे कहते हैं? पाली को। ध्यान रखना। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहते हैं। प्राकृत का समय क्या है? पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीय प्राकृत। अपभ्रंश का टाइम क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। मध्यकालीन आर्य के बाद आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा का समय क्या है? 1000 ईस्वी से अब तक। 1000 ईस्वी से अब तक। सबसे पहले आई संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर क्या आई? प्राचीन हिंदी। अपनी हिंदी आई। सबसे पहले संस्कृत। संस्कृत को क्या कहते हैं? आदि भाषा। आदि भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत को। हिंदी की जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को। संस्कृत के बाद आई पाली भाषा। पाली भाषा ये बौद्ध साहित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध साहित्य। इसका समय है 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक। पाली को भारत की प्रथम देश भाषा
कहते हैं। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। सबसे पुरानी प्राकृत कौन सी भाषा है? पाली। पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? पाली भाषा का अन्य नाम है मागधी। यहाँ गलत हो गया, क्या है? मागधी। पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? मागधी। पाली भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है। किसकी अपभ्रंश है? संस्कृत की। अब बात कर लेते हैं पाली के बाद कौन सी भाषा आई? प्राकृत। प्राकृत ये जैन साहित्य की भाषा है। किसकी भाषा है? जैन साहित्य की। प्राकृत कब से कब तक? पहली से 500 ईस्वी तक। प्राकृत का पाणी किसे कहते हैं? प्राकृत का पाणी आचार्य हेमचंद्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? आचार्य हेमचंद्र को। प्राकृत के बाद कौन सी भाषा आई? अपभ्रंश। अपभ्रंश। अपभ्रंश हिंदी सिद्धनाथ साहित्य। अपभ्रंश से संबंधित कौन सी भाषा है? सिद्धनाथ साहित्य। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू। स्वयंभू की रचना है पवम चरिव और पंचामी चरित और रिष्टनेमी। अपभ्रंश भाषा आर्य परिवार की भाषा है। अपभ्रंश में 8 स्वर मौजूद हैं। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं? 8 स्वर मौजूद हैं। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्पदत्त को कहा जाता है। और पुष्पदत्त की रचना है मधुपुराण। कौन सी रचना है? मधुपुराण। अपभ्रंश के बाद आई भाषा अवहट्ट। अवहट्ट का समय है 900 से 1100 ईस्वी तक। अवहट्ट के बाद आई भाषा प्राचीन हिंदी भाषा। कौन सी भाषा आई? प्राचीन हिंदी भाषा। अब हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी। हिंदी का पाणी किसे कहते हैं? हिंदी का पाणी किसे कहते हैं? किशोरी दास वाजपेयी को कहते हैं। किसे कहते हैं? किशोरी दास वाजपेयी को। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। और कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी दक्षिणी हिंदी को पश्चिमी हिंदी में रखते हुए हिंदी की 18 बोलियां मानते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी कितनी बोलियां मानते हैं? 18। कौन सी भाषाएं जोड़ी? दक्षिणी भाषा। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ताजुबेकी और निमाड़ी को पश्चिमी हिंदी में रखते हुए 19 बोलियां मानते हैं। कितनी बोलियां मानते हैं? 19 बोलियां। लेकिन हैं कितनी? 17 बोलियां हैं। हरदेव बाहरी के अनुसार कितनी बोलियां हैं? 18। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार 19। अब हिंदी को 5 भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन? एक तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं? एक तो ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी। ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी को क्या कहते हैं? ओकार बहुला भाषा। कौन सी? ओकार बहुल भाषा। और खड़ी बोली और हरियाणवी को आकार बहुल भाषा कहते हैं। खड़ी बोली का अन्य नाम है कौरबी। कौन सी भाषा? कौरबी किसे कहते हैं? खड़ी बोली को। खड़ी बोली की कौरबी नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरबी नाम दिया। और हरियाणवी को क्या कहते हैं? बांगरू भाषा के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी हिंदी जो है किस अपभ्रंश में आती है? सौरसेनी अपभ्रंश में। अब पूछ लेता है कि ब्रज भाषा किस अपभ्रंश की भाषा है? तो सौरसेनी। तो पश्चिमी हिंदी में जितनी भी भाषाएं हैं किस अपभ्रंश की भाषाएं हैं? सौरसेनी अपभ्रंश की भाषाएं हैं। अब बात कर लेते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी भाषा को अन्य नाम से नहीं जाता है, कोसली भाषा के नाम से नहीं जाना जाता है। बघेली भाषा को उदासीन आकार बहुला के नाम से जाना जाता है। वो उदासीन आकार बहुला के नाम से किसे जाना जाता है? बघेली बोली को जाना जाता है।
पूर्वी जो हिंदी है ये किस अपभ्रंश से संबंधित है? अर्धमागधी अपभ्रंश। पूछ लेता है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किस अपभ्रंश से संबंधित है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश में आती है। अब बात कर लेते हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं? कितनी हैं? 3 बोलियां हैं, मैथिली, भोजपुरी और मगही। मैथिली, भोजपुरी और मगही। ये जो है बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश में आती है? मागधी अपभ्रंश। मैथिली, भोजपुरी, मगही किस अपभ्रंश से संबंधित है? तो मागधी अपभ्रंश से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं राजस्थानी। राजस्थानी में कितनी बोलियां आती हैं? 4, मेवाती, जयपुरी, मालवी और मारवाड़ी। मेवाती, जयपुरी, मालवी और मारवाड़ी। मेवाती को उत्तरी राजस्थानी कहते हैं, जयपुरी को ढूंढाली नाम से नहीं या फिर हड़ौती नाम से जाना जाता है, या फिर पूर्वी राजस्थानी के नाम से नहीं जाना जाता है, और मालवी को दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जाना जाता है, और मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी के नाम से जाना जाता है। ये जो राजस्थान की बोलियां हैं ये टावर्ग बहुला की भाषाएं हैं। अब बात कर लेते हैं पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं बोलियां आती हैं? एक तो कुमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ी भाषा जो है किस अपभ्रंश से संबंधित है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं अपभ्रंश के प्रकार। अपभ्रंश में 84 सिद्धों के नाम हैं। कितने सिद्धों के नाम हैं? 84। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन हैं? स्वयंभू हैं, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश के कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, टक या पैसाची अपभ्रंश, मराठी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जितनी भी बोलियां आती हैं किसके अंतर्गत आती हैं? सौरसेनी अपभ्रंश में। राजस्थानी के अंतर्गत जितनी भी बोलियां आती हैं, गुजराती और पहाड़ी किस अपभ्रंश में आते हैं? सौरसेनी अपभ्रंश में। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी की जितनी बोलियां हैं, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किस अपभ्रंश से संबंधित है? अर्धमागधी अपभ्रंश से संबंधित हैं। और मागधी अपभ्रंश में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? बिहारी में 3 बोलियां मागधी अपभ्रंश से संबंधित है। और बंगला, उड़िया, असमिया किस अपभ्रंश से संबंधित है? मागधी अपभ्रंश से संबंधित है। ब्राह्मण अपभ्रंश में कौन सी भाषाएं आती हैं? सिंधी भाषाएं। टक या फिर पैसाची अपभ्रंश कहते हैं। पंजाबी और लहंदा भाषा किस अपभ्रंश से संबंधित है? टक या फिर पैसाची अपभ्रंश। और मराठी अपभ्रंश में कौन सी बोली आती है? मराठी। किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? तो असमी। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किस ग्रंथ में किया? निषेध चूर्ण ग्रंथ में मिलता है। यह फारसी का शब्द है जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। हिंदू शब्द आया, फिर हिंदी, फिर क्या बना? हिंदी शब्द बना। तैमूर लंग के पोते सरफुद्दीन रिजवी ने 1924 में एक ग्रंथ जफरनामा लिखा जिसमें हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। हिंदी साहित्य कोश किसने लिखा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा, जिसमें क्या कहा गया? हिंदी नाम देने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? अबुल हसन या फिर अमीर खुसरो का है। किसका है? अमीर खुसरो का। अब बात कर लेते हैं भाषा शब्द संस्कृत की किससे बना है? भाष धातु से बना है, जिसका क्या अर्थ है? जिसका अर्थ है बोलना, कहना या फिर अभिव्यक्ति करना। भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका क्या अर्थ है? बोलना, कहना या फिर
अभिव्यक्ति करना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या फिर पढ़कर दूसरों को समझा सके या दूसरे के भावों को समझ सके, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। किसके अनुसार यह परिभाषा दी गई है? डॉक्टर कामता प्रसाद के अनुसार। सामान्य भाषा मनुष्य के सार्थक वाणी को कहते हैं, क्या है? भाषा कहते हैं। अब बात कर लेते हैं भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जो हम मुख से बोलकर सुनाते हैं, दूसरा व्यक्ति सुनता है, वो किस प्रकार की भाषा है? मौखिक भाषा। जो हम लिखकर दूसरों को व्यक्त करते हैं या दिखाते हैं, वो किस प्रकार की भाषा है? लिखित भाषा है। अब बात कर लेते हैं भाषा के कितने भेद हैं। भाषा के 7 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? एक तो मौख भाषा, स्पष्ट भाषा, अस्पष्ट भाषा, स्पर्श भाषा, वाचिक भाषा, इंगित भाषा एवं लिखित भाषा। अब बात कर लेते हैं राजभाषा। राजभाषा किस अनुसूची में दी हुई है? अनुसूची 8 भाग 17 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 343 से 351 में वर्णित है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी भाषाएं हैं? ट्रिक है अब हिस्सा मत कम, अब हिस्सा मत कम, उते पंगु कौ, आसने असमिया, बासने बंगला, हासने हीसने हिंदी, सासने संस्कृत, मासने मराठी, तासने तमिल, कासने कन्नड़, मासने मलयालम, ऊसने उर्दू, तासने तेलुगु और फिर पंगसने पंजाबी, गुसने गुजराती, कासने कश्मीरी और उसे उड़िया। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। फिर 21वां संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा बढ़ी? सिंधी भाषा। कितनी भाषा हो गई? 15। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं बढ़ी। कौन कौन? कोकड़ी, नेपाली और मणिपुरी। कितनी भाषाएं हो गई? 15 थी, 16, 17, 18 हो गई। फिर 92 संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं बढ़ी। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 22 भाषाएं। अब बात कर लेते हैं राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? राजभाषा। इसका शाब्दिक अर्थ है राज की भाषा। राजाओं, नवाबों के समय इसे दरबारी भाषा कहते थे। राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है। कोई भी भाषा हो सकती है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस एवं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाने की बात कही। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 120 किससे संबंधित है? संसद में। किसमें? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या फिर अंग्रेजी होगी, किंतु लोकसभा एवं राज्यसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। मतलब लोकसभा या राज्यसभा का अध्यक्ष यदि कोई सदन का सदस्य अपनी मातृभाषा में बोल रहा है तो उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात अंग्रेजी में हिंदी को लोप किया जा सकता है। आर्टिकल 210 समझ लेते हैं। राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी? यह चुनने का अधिकार
राज्यों को है। किसको है? राज्यों को है, अर्थात राज्य अपने अनुसार अपनी राजभाषा चुन सकता है। आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 343 कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। कितने वर्ष तक? 15 वर्षों तक। कब? संविधान लागू होने पर यह बात कही गई। आर्टिकल 344 में कहा गया राजभाषा के लिए एक आयोग बनेगा। राजभाषा आयोग किसमें बताया गया है? आर्टिकल 344 7 जून 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 7 जून 1955 को। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। कौन थे? बीजी खेर या बीजी खरे लिखा होता है कहीं कहीं। आर्टिकल 345 राज्य की भाषा प्रादेशिक भाषा या हिंदी न होने पर ऐसी व्यवस्था पर अंग्रेजी बनी रहेगी। आर्टिकल 348 में क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट और संसद और विधानमंडल में विधेयकों व अधिनियमों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा यदि किसी भाषा का प्रावधान न हो तो अंग्रेजी में उपयुक्त कार्य किए जा सकते हैं। आर्टिकल 350 में क्या कहा गया? व्यवस्था के निवारण के लिए प्रार्थना पत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 350 ए में क्या कहा गया? बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना। बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना किस आर्टिकल में कहा गया? 350 ए में। 350 बी में क्या कहा गया? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 351 में क्या कहा गया? हिंदी के विकास के लिए निर्देश यह है कि संघ हिंदी भाषा का विकास और प्रचार करे। तो हिंदी भाषा का विकास और प्रचार किस आर्टिकल में दिया गया है? 351 में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। 1955 में बीजे खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। अब बात कर लेते हैं बोली। बोली क्या है? एक छोटे से क्षेत्र में या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बोली मौखिक स्तर पर होती है। बोली की कोई लिपि नहीं होती है। उपभाषा क्या है? अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र विस्तार हो उसे क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है। या फिर मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह माने गए वर्ण और वर्ण जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि क्या है? लिखने का एक तरीका है। लिपि 3 वर्गों में विभाजित है। कौन कौन? सिंधु लिपि, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि को 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली में कौन कौन सी भाषाएं हैं? एक तो तेलुगु, तमिल और कन्नड़। और उत्तरी शैली को देवनागरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात के शासक जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। देवनागरी लिपि का विकास प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? सबसे पहले किसने किया? गुजरात के शासक जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। अब बात कर लेते हैं देवनागरी लिपि में कुछ सुधार हुए उसके बारे में। 1904 में तिलक द्वारा 190 टंकड़ फांट दिए गए जिसे तिलक फांट कहते हैं। क्या कहते हैं? तिलक फांट। साबरकर बंधु ने आकी 12 खड़ी
आ की 12 खड़ी, जैसे कि कक्का के की कुकू के क किसने दिया? सावरकर बंधु ने। सावरकर बंधु ने क्या दिया? आ की 12 खड़ी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर जैसे अंगा इया ना मा की जगह पर क्या प्रयोग किया गया? अंग अनुसार प्रयोग किया। गोरख प्रसाद मात्राओं को व्यंजन के आधार पर दाहिने तरफ अलग रखने का सुझाव दिया। और श्रीनिवास ने महाप्राण वर्ण के लिए अल्प प्राण के नीचे दीर्घ चिन्ह लगाने का सुझाव दिया। अब बात कर लेते हैं भाषा और उनकी लिपि। संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो की लिपि कौन सी है? देवनागरी। पूछ लेता है मराठी भाषा किस लिपि से संबंधित है? तो देवनागरी लिपि से। किससे? देवनागरी लिपि से। या नेपाली भाषा किस लिपि से संबंधित है? तो देवनागरी लिपि से। उर्दू किस लिपि से संबंधित है? नस्तालिक लिपि से। फारसी सिरिलिक लिपि से। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, मीजो, इटालियन किस लिपि से संबंधित है? रोमन लिपि से। और पंजाबी किस लिपि से संबंधित है? गुरमुखी लिपि से। नोट करके कुछ पॉइंट लिखा है। देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी। जेम्स प्रिंसेप ने यह स्पष्ट किया। देवनागरी लिपि का विकास का क्रम क्या है? सबसे पहले ब्राह्मी, फिर गुप्त लिपि आई, फिर नागरी लिपि आई, फिर देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का अन्य क्या नाम है? लोकनागरी या फिर हिंदी लिपि। देवनागरी लिपि या फिर हिंदी लिपि। अब बात कर लेते हैं प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैतवाद किसने दिया? माधवाचार्य। द्वैतवाद किसने दिया? माधवाचार्य। द्वैताद्वैतवाद निम्बिकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। गोंडी संप्रदाय चेतन महाप्रभु। बैरागी संप्रदाय रामानंद श्री संप्रदाय। रामानुजाचार्य। टट्टी संप्रदाय दादू हरदास। और उदासी संप्रदाय श्री चंद्र ने। प्रमुख संप्रदाय देख लेते हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा या फिर मम्मट। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दांडी या फिर वामन। रीतिवाद के प्रवर्तक कौन है? केशवदास। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय। छायावाद के जयशंकर प्रसाद। वक्रोक्त के आचार्य कुंतन। और औचित्य के क्षेमेंद्र जी हैं। कौन? क्षेमेंद्र। अब देख लेते हैं प्रमुख गुरु और उनके शिष्य। तो तुलसीदास के गुरु कौन है? नरहरदास। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी। कबीरदास के गुरु रामानंद। रैदास के गुरु रामानंद। रामानंद के गुरु राघवानंद। मीराबाई के गुरु रैदास। शंकराचार्य के गुरु गोविंद स्वामी। नाभादास के गुरु कौन है? अग्रदास। गोरखनाथ के गुरु मच्छंदरनाथ। जायसी के गुरु शेख मोहिदी। और रामानुजाचार्य के गुरु कौन है? यादव प्रकाश। मैथिली शरण गुप्त प्रेमचंद। और निराला के गुरु कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब बात कर लेते हैं प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं और उनके संपादक। कविवचन सुधा के संपादक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से प्रकाशन होता है? कानपुर से। अभ्युदय का प्रकाशन कहाँ से होता है? प्रयागराज से। इसके संपादक है मदन मोहन मालवीय। प्रताप के संपादक है गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? कानपुर से। सरस्वती का संपादन वर्ष क्या है? 1903। संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी प्रतीक के प्रतिपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कादम्बिनी के राजेंद्र अवस्थी। उदंड मार्तंड पंडित जुगल किशोर। आदम कादम्बरी बद्री नारायण चौधरी। हंस के प्रेमचंद और हंस दूसरा राजेंद्र यादव। हिंदू के अंबिका प्रसाद गुप्त। प्रभा के बालकृष्ण शर्मा। ज्ञानोदय
कन्हैयालाल मिश्र, धर्मयुग धर्मवीर भारती, कर्मयुग माखनलाल चतुर्वेदी, भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त, हिंदी नवजीवन गांधी जी, समालोचन पत्रिका के संपादक कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवनागर के उपादित्य शर्मा, कल्याण के गीता प्रेस गोरखपुर, माधुरी के दुलारे प्रसाद भार्गव, मतवाला के महादेव प्रसाद सेठ एवं निराला, भारत के नंद दुलारे वाजपेयी, साहित्य संदेश के बाबू गुलाब राय और देश पत्रिका के बाबू राजेंद्र प्रसाद, सारिका के कमलेश्वर एवं अवध नारायण, आलोचक के नामोर सिंह, नंदन के जयप्रकाश भारती, संचेतना महीप सिंह, समीक्षा पत्र के गोपाल राय, विशाल भारत के बनारसी दास, वर्तमान के धनंजय और नई कहानियाँ गौरव प्रसाद, तद्भव के अखिलेश हैं, इंडिया टुडे के प्रभु चावला, आजकल के प्रताप सिंह बिष्ट हैं, बैचारणी के हैं मणिका मोहिनी और आज के हैं शिव प्रसाद सिंह। देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। मानक भाषा को परिनिष्ठ भाषा या टकसाली भाषा या फिर साधु भाषा या फिर नगर भाषा आदि के नाम से जाना जाता है। ध्रुपद का गायन संबंध है ब्रज भाषा से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना पूर्वी हिंदी की प्रमुख विशेषता है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग होना खड़ी बोली में किया जाता है। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात राज्य में मिलता है। देवनागरी लिपि का अन्य नाम क्या है? लोकनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि किस प्रकार अक्षरात्मक है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार समिति 28 से 29 नवंबर 1953 में बैठक की अध्यक्षता किसने की? राधा कृष्ण ने। सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि, किसके स्थान पर? देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया। कौन? सुनीत कुमार चटर्जी ने। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग किया। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? श्रद्धाराम फिलौरी ने। मानक देवनागरी वर्णमाला 1966 में प्रकाशित हुई। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967 में प्रकाशित हुआ। पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। पाली भाषा किसकी अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा की। पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? मागधी है। हिंदी आकृति की दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक प्रकार की भाषा है। हिंदी भाषा की प्रकृत जटिलता से सरलता की ओर है। पटना में मगही भाषा बोली जाती है। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब से हुआ? 1500 ईस्वी के आसपास हुआ। भारत वर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने दिया? राजा राम मोहन राय ने सुझाया। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। बनारस या फिर वाराणसी की बोली काशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काशिका। और देख लेते हैं अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, फिर मंदारिन, फिर हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे पहले हिंदी, सबसे ज्यादा हिंदी, फिर बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु, तब तमिल। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन हैं? अमीर खुसरो जी हैं। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लल्लू लाल एवं सदल मिश्र ने किया।
अब्दुल हक ने खड़ी बोली को क्या कहा, गंवारू बताया। भारतेन ने खड़ी बोली को परदेशी कहा तथा गिलक्राइट ने टकसाली कहा खड़ी बोली को। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्रोत भाषा कहते हैं। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, उसे अनुतान कहते हैं। त्रिपुरा राज्य की भाषा क्या है, बांग्ला है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, जिसकी स्थापना कब हुई, 1960 में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय पत्रिका प्रकाशित करता है कौन कौन सी, एक तो भाषा और दूसरी वार्षिकी। कौन कौन, भाषा और वार्षिकी। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान पत्रिकाएं प्रकाशित करता है कौन कौन सी, गवेषणा और भावक पत्रिका। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है, मॉरिशस में है। भारतीय हिंदी परिषद कहाँ है, कोलकाता में है। भारतीय हिंदी परिषद एक पत्रिका प्रकाशित करता है कौन सी, वागर्थ। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ है, मैसूर में है। भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है, मैसूर में। भारतीय भाषा समिति कहाँ है, दिल्ली में। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो कहाँ है, नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की, 1971 में। धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।